हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। तो और अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए और हमारा सफ़र समाप्त होने वाला है और इंतजार भी हम लोगों का समाप्त बहुत जल्द ही होने वाला है। और क्योंकि विज्ञापन बहुत ही जल्द लास्ट वीक तक विज्ञापन आ जाएगा अगस्त के, तो आप लोग देर ना करते हुए अपना मन पढ़ाई में लगाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो हम लोगों ने जो प्रश्न पढ़े थे आज तक, 100 की सीरीज मैंने चलाई थी, वो उसको उसका सफर हमारा प्रगतिवाद तक खत्म हो गया है। अब हम लोग प्रयोगवाद की तरफ बढ़ गए हैं। पूरे प्रयोग आज से हम लोग प्रयोगवाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं प्रयोगवाद की समय सीमा क्या है। तो प्रयोगवाद का जो समय माना था 1943 से 1953 ईस्वी तक माना जाता है। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न आता है कि प्रयोगवाद की समय सीमा क्या प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। प्रयोगवाद की समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो 1943 से 1953 तक। अगला प्रश्न है विकल्प बी सही है। इसमें अगला प्रश्न है प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका का क्या नाम था? तो तार सप्तक। तार सप्तक किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये हमारे अज्ञे जी की रचना है। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस पत्रिका में संग्रहित है? तो ये तार सप्तक में संग्रहित है। एक तो आपसे प्रथम तार सप्तक नहीं होता, प्रथम तार सप्तक द्वितीय तार सप्तक पूछेगा तो आप प्रथम तार सप्तक होता ही नहीं है, तो तार सप्तक ही सिर्फ लगाएंगे, तो विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये नंदलाल वाजपेयी ने किया था। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है? तो हमारे जाने माने जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसमें जो मुख्य लक्ष्य था नई राहों का अन्वेषण करना। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा था? तो ये नंदलाल वाजपेयी ने कहा था। अगला प्रश्न है कि घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति थी? तो ये प्रयोगवाद की प्रवृत्ति थी। विकल्प सी सही। अगला प्रश्न है कि मतलब प्रयोगवाद को सर्वाधिक किसने प्रभावित किया? तो विकल्प बी सही है। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि तार सप्ताह का प्रकाशन किस सन में हुआ था? तो ये 1943 में हुआ था। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद की पक्षधर पत्रिका कौन सी? तो प्रतीक पत्रिका प्रयोगवाद की पक्षधर पत्रिका है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं बस बल्कि वह साधन है, यह कथन निम्न में से किसका था? तो ये अज्ञे जी का था। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है तार सप्तक के कवियों को राहो का अन्वेषी किसने कहा था? तो ये अज्ञे ने कहा था। विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है नकीनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो ये प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए प्रयोग हुआ था। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है नकीनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन थे? तो इसमें ना से नलिनीलोचन शर्मा, केसे केसीनाथ और ना से नरेश मेहता, ये लोग जो है नकीनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कवि थे। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि नकीनवादी ने प्रपथवाद से संबंधित नहीं है? तो प्रयागराज त्रिपाठी ये नकीनवाद से संबंधित नहीं, बाकी नलिनीलोचन शर्मा, नरेश मेहता और केसरी कुमार ये सारे नकीनवाद है। नकीनवाद को ही प्रपथवाद भी कहा जाता है। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि थे? तो ये तार सप्तक के कवि थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन तार सप्तक के कवियों में नहीं आता? तो शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवियों में नहीं आते, बल्कि नेमीचंद जैन, ऋषि कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। किसी में आपको ट्रिक लिखवाऊंगी कि अमुने गिरे प्रवाह जो उसमें आते हैं, तो ये जो अमुने गिरे प्रवाह है ये तार सप्तक के ही कवि हैं। तो अगला प्रश्न विकल्प हमारा इसमें ए सही है। अगला प्रश्न है शकुंतला माथुर किस सप्तक की कवियत्री थी? तो ये शकुंतला माथुर वो दूसरे तार सप्तक की कवियत्री थी। विकल्प भी सही है, क्योंकि प्रथम तार सप्तक में कोई कवियत्री नहीं थी। अगला प्रश्न दूसरे सप्तक के कवि हैं, मतलब ये दूसरे सप्तक ये सभी कवि हैं। नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक कवि। विकल्प डी सही। अगला प्रश्न दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो दूसरा प्रथम का 1943 था, दूसरे का 1951। विकल्प बी सही है। तीसरे का 1959 था और चौथा 1989 में प्रकाशित हुआ। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है कि हरिनारायण व्यास की कविताएं किस सप्तक में संकलित थी? तो ये दूसरा सप्तक में संकलित थी। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न कीर्ति चौधरी किस सप्तक की कवित्री थी? तो कीर्ति चौधरी जो थी वो तीसरे सप्तक की कवित्री थी। ये कीर्ति चौधरी को याद करना बहुत ही आसान है। किसे कीर्ति चौधरी और तीसरा सप्तक। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक
तीसरे सप्तक के कवि नहीं है। तो इसमें जो अवधेश कुमार है वो तीसरे सप्तक के कवि नहीं है। बाकी विजयदेव शाही, मदन वात्सायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये सारे कवि जो थे वो तीसरे सप्तक के कवि हैं, लेकिन अवधेश कुमार नहीं, ये चौथे सप्तक के कवि हैं। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है कि तीसरे सप्तक का कवि इनमें से कौन सा नहीं है? तो उपयुक्त सभी जो है ये तीसरे सप्तक के कवि इनमें से हैं। तो प्रयागराज त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, ये तीनों जो है तीसरे सप्तक के ही कवि हैं। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के कवियों ने किस काव्यधारा की कविताओं के लिए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग न करके किस शब्द का प्रयोग किया है? तो प्रयोगशील। अगला प्रश्न है किस वाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है? तो प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया का। तो विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है तार सप्तक मूलतः किसके दिमाग की उपज मानी जाती है? तो प्रभाकर मालवीय के दिमाग की उपज मानी जाती है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो 1959। पहले मैं बता चुकी हूँ, देखिए 1959 था। विकल्प सी सही है। अगला चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो ये 1979 था। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न सुमन राजे किस सप्तक की कवियत्री थी? तो सुमन राजे थी वो चौथे सप्तक की कवियत्री थी। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है कि दूसरे सप्तक की कवियत्री शकुंतला माथुर किस प्रयोगवादी कवि की पत्नी थी? तो शकुंतला माथुर थी वो विजय कुमार माथुर की पत्नी। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न चौथे सप्तक के कवि नहीं है? तो केदारनाथ सिंह चौथे सप्तक के कवि नहीं, केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि हैं। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न अज्ञे का जन्म वर्ष क्या था? तो अज्ञे का जो जन्म हुआ था वो 1911 में हुआ था। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि अज्ञे का पूरा नाम, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में पूछ जाता है या बर्तनी शुद्धि करने के लिए भी ये आ जाता है। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है कि अज्ञे को अज्ञे नाम किसने दिया था? तो मुंशी प्रेमचंद ने अज्ञे को अज्ञे नाम दिया था। विकल्प हमारा सी सही है। सॉरी, इसमें जैनेन्द्र कुमार है, जैनेन्द्र कुमार के मित्र हैं, उन्होंने अज्ञे को अज्ञे नाम दिया था। संग्रह कौन सा है? तो अज्ञे का जो काव्य कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। तो कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे को कहा जाता है और कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा था, लेकिन गद्य की बात जब आ जाए तो अज्ञे को कहा जाता है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि अज्ञे ने किस रचना में बुलबुल, श्यामा, फुंदकी, दहंगल, कौवा जैसे विषयों को लेकर कवि ने अपनी अनुभूति का परिचय कर दिया था? तो ये जो रचना की थी हरी घास पर क्षणभर। विकल्प बी सही है। अज्ञे को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो आंगन के पादों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है कि कितने में कितनी बार रचना के लिए अज्ञे को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? तो इनमें से सारी रचनाएं अज्ञे की हैं। नदी की बाग पर छाया, महावृक्ष के नीचे रूपामरा, ये अज्ञे की रचनाएं ही है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न अज्ञे की रचना बावरा अहेरी में अहेरी किसका प्रतीक था? तो जो अहेरी थे सूर्य का प्रतीक है। विकल्प हमारा ए सही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिएगा। किसे प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है? तो अज्ञे को ही नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि असाध्य वीणा किस प्रकार की कविता है? तो यह एक लंबी कविता है, इसे प्रलंब भी कहा जाता है। तो इसे एक लंबी कविता असाध्य वीणा। विकल्प हमारा सी सही, असाध्य वीणा की रचना है। अगला प्रश्न है कि कलगी बाजारे की शब्द और सत्य लिखा ही हार्य रचनाएं किस कवि की हैं? तो ये अज्ञे की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि सांप कविता में सांप किसका प्रतीक है? तो ईर्ष्या का प्रतीक है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि विश्वप्रिया लिखा विश्वप्रिया और एकायन अज्ञे के किस काव्य के दो खंड हैं? तो ये इनकी रचना जो एक इत्तेलम है उसके ही काव्य खंड है। कौन? विश्वप्रिया और एकायन। विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में हाइकू शैली की जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो हाइकू शैली की जन्मदाता हमारे अज्ञे जी हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है नदी के द्वीप कविता किस संग्रह में संग्रहित है? तो ये रचना अज्ञे की हरी घास पर छाया, इसमें इनका संग्रह किया गया। किसका? नई कविता, सॉरी, नदी के द्वीप का। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है कि किंतु किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं, स्रोत स्वाहिनी के लिए पंक्ति किसकी थी? तो ये हमारे अज्ञे जी की पंक्तियां थी। विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि अज्ञे की कौन सी रचना, अज्ञे की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? तो असाध्य वीणा भी इनकी
जापानी लोक कथा पर आधारित, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है इसमें कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया, पंक्ति किसकी थी? तो ये भी हमारे जाने माने प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं आगे की ही रचनाएं हैं, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पंक्ति आगे की नहीं है? तो इसमें बाकी सारी पंक्तियां ए, बी और सी आगे की पंक्तियां हैं, लेकिन भूख से रिझाती हुई हथेली का नाम नाम गया है, तो ये नहीं, सुदामा पांडे ढूंढमिल की पंक्तियां हैं, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रतीक दिनमान विशाल भारत पत्र पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक अज्ञे जी थे, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है रूपाम्बरा किसकी काव्य कृति है? तो ये अज्ञे की रचना है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है कि कोसवत सिमटी रहे या चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष है अधिकारी, पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां कहीं कहीं पे आगे जी दिए हैं, लेकिन कहीं कहीं पे धनु भारती दिए गए हैं, तो इस विकल्प को हम लोग डार्क में छोड़ते हैं और आते हैं। अगला प्रश्न है कि मंजीर काव्य संग्रह किस कवि का प्रथम काव्य संग्रह था? तो गिरिजा कुमार माथुर का, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न निम्न से गिरिजा कुमार माथुर की कौन सी रचना नहीं है? तो रूपाम्बरा ये आगे की रचना, बाकी नाश का निर्माण, शिला के पंख चमकीले, छाया में छूनामनी, सारी गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं, लेकिन रूपाम्बरा आगे की रचना, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है कि अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा गया है? तो ये गिरिजा कुमार माथुर को कहा गया, विकल्प डी सही है। सॉरी, मुक्तिबोध को कहा गया है, विकल्प हमारा इसमें ए सही है। नहीं, सॉरी, विकल्प हमारा डी ही सही है। अगला प्रश्न निम्न में से किस काव्य संग्रह के लिए गिरिजा कुमार माथुर को 1991 साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो मैं वक्त की हूँ सामने पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1991 मिला, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि को इंद्रियता का कवि व इंद्रियबोध का कवि कहा जाता है? तो गिरिजा कुमार माथुर को ही इंद्रियबोध का कवि कहा जाता है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है रूठ गए वरदान सभी फिर मैं मीठे गा लिए हूँ, पंक्तियां किसकी थी? तो ये हमारे जाने माने प्रयोगवाद के कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर की पंक्तियां थी, विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है कि हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, पंक्तिकार कौन थे? तो ये हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी थे, विकल्प हमारा सी सही है। देखिए पंक्तियां उसमें आई थी पीजीटी में, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि अंधेरे में कविता आरक्षी जीवन की कविता है, यह कथन किस आलोचक का था? तो ये रामविलास शर्मा का कथन है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न भयंकरवाद का कवि किसे कहा जाता है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है इसमें मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो ये आशंका के दीप अंधेरे नाम से प्रकाशित हुई, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो 1964 काव्य का जो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, इसका जो प्रकाशन 1964 में होता है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मुक्तिबोध की कविता कौन सी है? तो इसमें सारी जो पंक्तियां हैं ये मुक्तिबोध की ही हैं, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने मुक्तिबोध के काव्य को निषेध का काव्य